यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। मैं अपन लास्ट वीडियो में लाभ और हानि पढ़ रहे थे। लाभ और हानि के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने देखे और कुछ कॉन्सेप्ट के बाद में कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे। क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने बताया कि कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, कोई ट्रिक यूज़ नहीं करनी है, केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको ईजीली क्वेश्चन समझने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसे रिमाइंड भी करवाऊँ तो गधे गधे एक तरफ, घोड़े घोड़े एक तरफ। देखो सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा ये, लेकिन ये एग्ज़ाम में काफ़ी काम आता है, रफ कार्य बचाता है और एक्यूरेसी काफ़ी परफेक्ट होती है। आप पेन और पेपर लेके अपनी कॉपी के साथ रेडी रहें। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बात और बोलता हूँ, हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन की जान होती है उसकी लैंग्वेज में। अगर लैंग्वेज आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो ना, तो नो डाउट, इतना बोल रहा हूँ, एक छोटी मोटी अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। डेटा कैप्चरिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, हमें डेटा कैप्चरिंग करनी नहीं है। आज अपन कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, जिन क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के अंदर दर दी हुई होती है, रेट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट। ऐसे क्वेश्चन जिसमें खरीदने और बेचने के लिए दर दी जाती है, एक स्पेसिफिक क्रय मूल्य नहीं दिया जाता है, एक स्पेसिफिक विक्रय मूल्य नहीं दिया जाता है, सिर्फ ऐसा बोलता है कि इतने में खरीद कर इतने में बेच दें। कई लोग इस क्वेश्चन के लिए एक सिंपल जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन वो आगे जाके फेल हो जाता है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दर रियल में होती क्या है। देखो, एक दर सरल ब्याज में भी होती है, वो प्रतिशत में होती है। ये दर का मतलब है, जैसे आप मार्केट में जाके पूछते हो ना किस हिसाब से वस्तु दे रहे हो, तो वो बोलता है 20 रुपये की 2 किलो, ऐसे की बात कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान समझना। अगर दर की बात करते हैं तो दर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मूल्य और मात्रा के मध्य संबंध स्थापित करता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रेट, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है, उसे अपन दर बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेकर के बोलूँ, 3 रुपये की 7, कि सर ये पेंसिल्स कैसी दे रहे हो, 3 रुपये की 7। तो देखो रुपए है तो ये हो गया मूल्य और 7 हो गई मात्रा, ये हो गया प्राइस और ये हो गई क्वांटिटी। फिर से अगर अपन बात करें 8 रुपये की 15, तो 8 रुपये की 15 के लिए भी आप ध्यान रखें कि 8 तो हो गया मूल्य और 15 हो गई मात्रा। इसको बिल्कुल इजीली समझें, सिर्फ मूल्य और मात्रा के संबंध को ही अपन दर बोलते हैं। एक दर और होती है जो सरल ब्याज में होती है, लेकिन उसकी अपन बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें खरीदने का भाव और बेचने का भाव दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं। आपको लिखना चाहिए पहले सीपी, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया क्रय मूल्य, और फिर लिखना चाहिए आपको एसपी। ऐसा लिखें आप, एक बार सीपी और एक बार एसपी। यहाँ लिखे मूल्य और यहाँ लिखे मात्रा, और इस तरह एक टेबल आप अरेंज कर लें जिसमें खरीदने का भी भाव हो और साथ ही साथ बेचने का भी भाव हो। मूल्य हमेशा ध्यान रखना है, पहले हमेशा मूल्य ही लिखना है आपको। हमेशा पहले मूल्य लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे मात्रा। कभी कभी क्वेश्चन को ठीक से ही पढ़ना, क्योंकि वो मात्रा को कभी कभी पहले लिख देता है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। इस टाइप की टेबल आपको अरेंज करनी है। उस टेबल अरेंज करने के बाद में क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाएगा बिल्कुल ईजी वे में, वो मैं आपको भी एक क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन अपने सामने है जिसके अंदर 2 दर दी हुई है, एक दर यहाँ दी हुई है और एक दर यहाँ दी हुई है। हमेशा की तरह मैंने बोला आपको कि आप हमेशा क्वेश्चन ठीक से पढ़े, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5 रुपये के 6 की दर से आम खरीदता है। देखो, एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, खरीदता है, यानी क्रय मूल्य वाली फील दे रहा है हमको। और आगे उसने बोला है और 6 रुपये के 5 की दर से बेच देता है, तो ये हमें फील देता है एक विक्रय मूल्य टाइप की। तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखो, न तो क्वेश्चन ने आपको ये बताया है कि उसने कितने रुपए खर्च किए हैं और कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ आपको खरीदने और बेचने दोनों के लिए केवल एक दर का यूज़ किया है, और दर आपको दोनों दी गई है। 5 रुपये की 6 की दर से खरीदा यानी ये सीपी है, और 6 रुपये की 5 की दर से बेचा ये एसपी है। अब देखो, अपनी टेबल हम जैसे अरेंज करते हैं, उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम वापस से क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ मैंने मूल्य लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने मात्रा, यहाँ लिखा है मैंने सीपी और यहाँ लिखा है मैंने एसपी। आप ध्यान से देखो, 5 रुपये के 6, तो ये 5 हो गया मूल्य और 6 हो गई मात्रा।
फिर आप देखो 6 रुपये के 5 की दर से बेच देता है, तो 6 हो गया मूल्य और 5 हो गई मात्रा। इस तरह आपको एक टेबल में पूरे क्वेश्चन को अरेंज कर लेना है। क्वेश्चन अरेंज करने के बाद में क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन एक बार पहले ठंडे दिमाग से सोच के क्वेश्चन को हमने टेबल में अरेंज किया है वो बिल्कुल परफेक्टली देख लिए कि सही अरेंज किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब ऐसे अरेंज करने के बाद में आपको क्या करना है, एक छोटी सी 2 सेकंड की बात आपको याद रखनी है कि सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य के सामने लिखी हुई संख्या को अगर आप क्रॉस गुणा करेंगे, देखो भाई क्रय मूल्य के सामने लिखी हुई संख्या को अगर आप क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 से 5 गुणा किए तो आपको सीपी प्राप्त होगा 25। आप 5 से 5 गुणा किए तो सीपी आपको कितना प्राप्त हुआ, 25। और अगर आप विक्रय मूल्य के सामने लिखी हुई संख्या को क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 को 6 से गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य के सामने लिखी हुई संख्या को क्रॉस गुणा करेंगे तो आपको विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, यानी ये हो गया आपका टोटल 36। तो देखिए भाई क्वेश्चन में आपके पास में क्रय मूल्य भी आ गया है और विक्रय मूल्य भी आ गया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कहानी हमेशा शुरू होती है क्रय मूल्य से, कहानी हमेशा शुरू होती है क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही डिसाइड करते हैं प्रॉफिट या लॉस। अब आप देखो वस्तु खरीदी कितने की, 25 की, और वस्तु बेची कितने की, 36 की। 25 रुपये की खरीद कर 36 रुपये की बेच रहा है, तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि? डेफिनेट इसे लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 11 रुपये का, और कितने पे हो रहा है, 25 रुपये पे, और गुणा कितना, 100। तो देखो भाई 25 से इसे कैंसिल किया तो 4, यानी टोटल 44% का लाभ। यहाँ पे टोटल लाभ कितना हो रहा है, 44% का लाभ। एक इजी क्वेश्चन को आप इजी वे में फॉलो करते हुए इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल अपन और लेते हैं इसी के थ्रू। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना ठीक से क्वेश्चन सुन के और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करना। हमेशा पेपर पेन लेकर के बैठा करो, कभी कभी मैं क्वेश्चन करूँ तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन किया करो, चेक किया करो कि जैसा मैं बना पाता हूँ वैसा आप भी बना पा रहे हो क्या। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नहीं बने, लेकिन 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब देखो एक व्यक्ति 8 रुपये के 15 की दर से वस्तु खरीदता है। 8 रुपये के 15, खरीदता वर्ड मैंने बोला तो डेफिनेट आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीपी है। और 4 रुपये के 9 की दर से बेच देता है। देखो मैंने फिर से वर्ड यूज किया है, बेच देता है। बेच देता है इसका मतलब ये एसपी है। तो देखो अपन अपनी टेबल अरेंज कर लेते हैं फटाफट। टेबल में पहले मैंने लिखा मूल्य, फिर लिखा मैंने मात्रा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीपी और यहाँ लिख रहा हूँ मैं एसपी। आप इसको अरेंज कर लें, 8 रुपये के 15, और इसको अरेंज कर लें 4 रुपये के 9। जैसा मैंने आपको बताया 8 रुपये के 15 और 4 रुपये के 9, आप इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो आपको सीपी प्राप्त होगा जो कि कितना है भाई 72, और इसे गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एसपी जो कि कितना आ रहा है 60। यानी 72 रुपये की खरीदी और 60 रुपये की बेची, आपके पास सीपी भी है और आपके पास एसपी भी है। आप इजीली प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें। फिर से पढ़ करके देखो, एक व्यक्ति 25 रुपये के 35 की दर से सेब खरीदता है। ठीक है, तो खरीदता है यानी ये क्या है भाई, वही सीपी है, और 18 रुपये के 24 की दर से बेच देता है। तो फटाफट टेबल अरेंज करो, टेबल अरेंज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कोशिश करने के बाद में जो भी प्रॉब्लम आपको आती है वो मुझे बताएं अभी एक बार। फटाफट से अपनी अपनी कॉपी के अंदर चैनल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, और जिन लोगों ने कर लिया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें रेगुलर। आज से आपको जो भी मैथ्स के वीडियो हैं वो ऑनलाइन मैथ्स बाय उमेश चौहान सर चैनल पे मिलेंगे, और जितने भी रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट के हैं वो सारे किंग ऑफ रीजनिंग चैनल पे आपको मिलेंगे। तो दोनों चैनल्स को ही सब्सक्राइब करते रहे। आचार्य श्री की तरफ से जो कोशिश है आप सभी लोगों को बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज देने के लिए हम कर रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, और बाकी आगे आप और भी आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। अब आप देखें, आप सब लोगों ने अरेंज कर दिया होगा सीपी एंड एसपी, और यहाँ पे लिखा होगा आपने मूल्य, और यहाँ पे लिखा होगा आपने मात्रा। ठीक है, सीपी एसपी मूल्य और मात्रा। अब देखो आपने यहाँ लिखा होगा 25 और यहाँ लिखा होगा 35, फिर यहाँ लिखा होगा 18 और यहाँ लिखा होगा 24। बोलो भाई ऐसा आपने लिखा है कि नहीं लिखा? देखो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने ऐसा जरूर लिखा होगा। अब देखो ऐसा लिखा है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप में से मैक्सिमम जितने लोग वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग क्लास को ठीक से समझ के पढ़ रहे हैं
उन सब के साथ एक प्रॉब्लम है कि सर आपने टेक्निक बता दी, टेक्निक बड़ी अच्छी है, आंसर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर 25 को 24 से गुणा करने में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, मेरा इंजन हीट मार जाएगा एग्जाम में अगर 25 से 24 गुणा करने को कह दिया जाए तो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर इसका क्या करें, ये तो बड़ी भारी चीज़ हो गई। चलो 25 से 24 एक बार हम अच्छे मजदूर कर लें, मजदूरी करके इसको भी सॉल्व कर दें, तो फिर सर 18 को 35 तो सर एग्जाम में तो गुणा नहीं होगा, रफ कार्य की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो रफ पेपर हमको मिलता है ना उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी गुणा करने में, लेकिन आंसर नहीं आएंगे। तो फिर बेनिफिट क्या है इस क्वेश्चन का? देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, हमेशा एग्जाम जो होता है ना वो कोई खेल नहीं है। एग्जाम में एक सेंस ऑफ ह्यूमर अपना अच्छे लेवल पे होना चाहिए, एक अच्छे से सोच के चलना चाहिए। आप इसको ऐसा नहीं करें, आप थोड़ा रुकें, अपने आप की सुननी चाहिए हमेशा, क्योंकि आप हमेशा सही बोलते हो, दुनिया हमेशा फालतू बोलती है। अपने आप की सुनो कि यार 25 रुपये के 35 है, इतना बड़ा भाव दिया हुआ है, लेकिन किसी के पास अगर 25 रुपये नहीं है तो वो करेगा क्या? वो भाव छोटा करके तो खरीदेगा ना। आप भी एक बार समझो कि मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि यार ये 10 रुपये की 20 वस्तुएं मिलती है, तो 10 रुपये की 20 बोल रहा हूँ, तो आप एक बार बहुत क्लियरली सोच के देखना, 10 रुपये की 20, तो एक बार बताओ जिसके पास 10 रुपये नहीं है, केवल 1 रुपये है, तो मैं यहाँ 0 और 0 कैंसिल कर दूँ तो 1 रुपये की 2 ही तो है भैया। ये रियल में कितनी है? 1 रुपये की 2। तो जब भी आपको ऐसे बड़े बड़े भाव मिल जाएं तो आप इन भाव को कभी भी अपनी टेबल में अरेंज नहीं करें। आप टेबल में अरेंज नहीं करें, आप केवल इतना सा ध्यान दें कि थोड़ा सा साइड में आ जाएं 25 रुपये की 35। आप ध्यान दीजिए 25 और 35 ये किस संख्या से विभक्त होते हैं? दोनों। एक कॉमन संख्या ऐसी बताओ जिससे दोनों विभक्त होते हैं, दोनों का डिवाइड दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए। शायद 5 से हो जाते हैं, तो 5 से इसे कैंसिल करें तो 5 और इसे कैंसिल करें तो 7। तो आपको 25 रुपये की 35 की जगह क्या लिखना है? 5 रुपये की 7। हमने क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर दिया है और 5 रुपये की 7 मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही सर दूसरा भाव और है 18 रुपये की 24। तो 18 रुपये की 24, फिर से फटाफट दिमाग लगाओ कि 18 और 24 में किसका डिवाइड होता है? फटाफट मुझे बताओ भाई कि 18 और 24 में। देखो सर 3 का भी होता है, 6 का भी होता है, लेकिन बड़ी संख्या का लगाओगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। तो 18 को मैंने 6 से कैंसिल किया तो 3, और 24 को 6 से कैंसिल किया तो 4। यहाँ भी हमने बड़े भाव को काट करके छोटा कर लिया है, यानी 3 रुपये के 4। देखो भाई 25, 35, 18, 24 का झंझट खत्म हो गया है, केवल और केवल एक छोटी छोटी संख्या आपके सामने है, आराम से आप आंसर दे सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, आप कभी भी इन संख्याओं को यहाँ लिख करके नहीं काटोगे। यहाँ काटोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सिर्फ इतनी सी बात माननी है कि सिर्फ और सिर्फ इन भावों को साइड में लिखें और साइड में लिख करके काट दें। ठीक है भाई? ठीक है भाई, देखो आपके पास 5 रुपये के 7 और 3 रुपये के 4। क्वेश्चन ने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमें उलझाने के लिए, कैलकुलेशन में उलझाने के लिए क्वेश्चन ने क्या किया? बड़े बड़े भाव दिए, लेकिन हम थोड़ा सा हमारा दिमाग यूज़ करके भाव को छोटे करके वापस अपनी जगह पे लौट आए। अब आपको पता है सीपी के सामने लिखी हुई संख्या को क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? सीपी। तो 5 को 4 से गुणा किया तो 20, और एसपी के सामने लिखी हुई संख्या को क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? एसपी। तो ये हो गया 21। देखो भाई 20 रुपये की खरीदी है और 21 रुपये की बेची है, तो कितने रुपए का लाभ कमाया है? 1 का। और कितने पे कमाया है? 20 पे। और गुणा कितना भाई? 100। तो कैंसिल करें तो यहाँ आ रहा है आपका 5% का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5% का प्रॉफिट। फिर से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग जो भी अपना वर्क कर रहे हैं। कभी भी भाव बड़े बड़े आ जाएं तो भाव काट करके छोटे कर देने चाहिए। भाव अगर कभी भी बड़े बड़े आते हैं तो भाव काट करके आपको क्या कर देना चाहिए? छोटे। आप भाव छोटे करेंगे, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। अगर हाँ फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर मैं तो 25 और 35 को लेके यूज़ करना चाहता हूँ, तो भैया कर सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद भी आंसर यही आएगा भाई। ठीक है, एग्जाम में आपको अपना टाइम भी बचाना है और परफेक्शन के साथ भी चलना है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर से बोलता हूँ, भाव अगर बड़े बड़े आते हैं तो भाव काट के आपको क्या कर लेना चाहिए? छोटे। ठीक है भाई? देखो भाई एक सेम क्वेश्चन फिर से अपन वापस लेते हैं। इसमें भी वही दर आपको दी हुई है। एक व्यक्ति 15 रुपये के 25 की दर से आम खरीदता है और 24 रुपये के
30 की दर से बेच देता है। खरीदने का भाव और बेचने का भाव दोनों आपको दिया है। लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, दोनों आपको यहाँ पे मेंशन भी करके दिए हैं। अब आप मेरी बात सुने, फटाफट अपना पेन कॉपी निकालें और एक बार स्टार्ट हो जाएं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करें और एक बार खुद से भी ट्राई करें कि यहाँ क्वेश्चन को किस लेवल तक अपन ले जाते हैं। फटाफट अपनी पेन कॉपी के अंदर ट्राई करें। देखो भाई, सबसे पहले आपने लिखा मूल्य, फिर मात्रा, यहाँ पे लिखा CP और यहाँ पे लिखा SP। सभी लोगों को फील आ गई होगी कि भाई यहाँ पे 15 रुपये के 25 और 24 रुपये के 30, ये थोड़े बड़े बड़े भाव हैं, इनको काट के छोटा करना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, इन बड़े बड़े भाव को साइड में ले जाओ, फटाफट करें, साइड में ले जा कर के 15 रुपये के 25। तो देखो भाई, 15 को आपने कैंसिल किया और 25 को भी कैंसिल किया 5 से, तो 3 रुपये के हो गए 5। तो सर डेफिनेट मैंने यहाँ लिखा 3 रुपये के 5। फिर से आप आगे की बात करोगे तो ये लिखा है 24 रुपये के 30। तो 24 और 30 में किसका भाग जाता है भाई, फटाफट दिमाग से सोच के बताओ। 24 रुपये में किसका भाग जाता है, 24 और 30 में 6 का। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है भाई, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ मैंने लिखा 4 और यहाँ लिखा मैंने 5। क्वेश्चन बिल्कुल एक इजी फॉर्मेट में आ चुका है। आप इसको क्रॉस गुणा करोगे इससे, तो आपको पता है सभी लोगों को CP मिलेगा, जो कि कितना है भाई 15, और इसको क्रॉस गुणा करोगे तो आपको SP मिलेगा, जो कि कितना है भाई 20। ठीक है भाई, अब 15 और 20 दोनों आपके पास आ गए हैं। 15 रुपये की खरीदी है और 20 रुपये की बेची है, यानी 5 रुपये का लाभ कमाया है। कितने पर, 15 पर, और गुणा कितना भाई 100। तो देखो भाई, 5 से 15 कटा 3 और 3 से इसको कैंसिल करें तो आंसर आता है 33 सही 1/3% का लाभ। देखो भाई, कितने लोगों के आंसर्स बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे होंगे भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी शीट के अंदर भी काफ़ी मिल जाएंगे और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें कि सर ये डाउट है, उसे भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे क्लियर करेंगे। लेकिन सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ, आप अपने आप से पूछो क्या दर वाले क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, मेरी मेहनत काम आ रही है कि नहीं आ रही है। अपन साथ में मेहनत कर रहे हैं, मैं यहाँ और आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं, ये दोनों काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे में आप आराम से फॉलो कर सकते हो। कैसा भी एज इट इज XYZ किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, एक सिंगल टेक्निक से आराम से निकल जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपसे वो नहीं पूछता है। ठीक है, वो मात्रा नहीं देते हुए भी मात्रा ही आपसे पूछता है। ठीक है, आप देखो ध्यान रखना, मात्रा नहीं देते हुए भी मात्रा आपसे पूछता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक बार ठीक से देखें। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। अगर बड़े बड़े भाव होते हैं तो साइड में ले जा करके काटने के बाद अपनी टेबल के अंदर उसको फ्लिप करो, क्रॉस गुणा करो, तो आपको CP और SP दोनों आपके सामने मिल जाएंगे। ठीक है भाई, देखो भाई, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल आप इसे एक बार ठीक से पढ़ो। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से सुना करो क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही उसकी क्वेश्चन की जान होती है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो एक बार बिल्कुल ध्यान से। एक व्यक्ति 34 रुपये के 8 की दर से, एक व्यक्ति 34 रुपये के 8 की दर से आम खरीदता है और 57 रुपये के 12 की दर से बेच देता है। अगर आप इसको यहाँ तक पढ़ते हो तो डेफिनेट आपको ये फील आ जाएगी कि सर यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है। आगे बड़े बड़े भाव दिए हुए, बड़े बड़े भाव काट के हम छोटे कर लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, CP SP आ जाएगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ने कुछ नया किया है। अब देखो, उसने आगे सेंटेंस यूज करते हुए बोला है, यदि उसने 22 रुपये का लाभ कमाया हो तो बताइए उसने कितने आम बेचे हैं। ठीक है, आप देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, उसने 22 रुपये का लाभ कमाया है। इस बार क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मात्रा, आमों की क्वांटिटी, कि कितने आम बेचे गए हैं। हाँ, डेफिनेटली आपको लाभ उसने यहाँ पे दिया है, लेकिन उसने साथ ही साथ ये भी आपको बोला है कि मुझे ये बताओ कि कितने आम बेचे गए। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अपन आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप यूँ कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें। देखो, मैं हमेशा आपको एक बात सिखाता हूँ कि हमेशा खुद पे विश्वास रखना चाहिए। क्वेश्चन तो अपने रूप बदलता ही बदलता है बार बार। क्वेश्चन लाइक ए इच्छाधारी नाग,
ठीक है, वो बार बार अपने रूप बदलेगा, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट लेके बैठे रहना है कि हाँ यार इसको तो बना के छोड़ेंगे। आप बिल्कुल नहीं डरिए, जब भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में भी आपके सामने आती है, आपको ऐसा लगता है कि वी आर ब्लैंक, हमें कुछ आता ही नहीं है, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचें कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको बहुत कुछ आता है, हाँ कुछ पार्शल आपको नहीं आता हो, वही सीखने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि आपको ये तो पता लग रहा है ना कि खरीदने का भाव भी हमें दिया है और बेचने का भाव भी हमें दिया है। सर ऐसी सिचुएशन में हम टेबल अरेंज करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए एक बार टेबल अरेंज कर लें। टेबल में आपको सबसे पहले लिखना है मूल्य, फिर लिखना है आपको मात्रा। आपको पहले लिखना है मूल्य, फिर लिखना है आपको मात्रा, यहाँ लिखना है सीपी और यहाँ लिखना है एसपी। बोलो भाई आप सबको ये फील आती है कि नहीं आती है कि सर इसमें तो भाव बड़े बड़े करके दे रखे हैं, इसमें भाव जो दे रखे हैं वो थोड़े बड़े हैं, इनको काट के छोटा करना चाहिए। तो बिल्कुल फटाफट मैं कोने में घुसता हूँ और यहाँ पे निकाला मैंने 34 रुपये के 8, कैंसिल करा तो ये 17 और 8 को कैंसिल किया तो 4, यानी 17 रुपये के 4। मैंने यहाँ गुणा किया 17 रुपये के 4, तो यहाँ 17 लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने 4। फिर आगे लिखा हुआ है 57 रुपये के 57 रुपीज़ के 12, 57 रुपये के 12। फटाफट गेस करो किससे डिवाइड हो रहे हैं भाई ये? तो ये डिवाइड हो रहे हैं 3 से। ये 3 से कैंसिल किया तो ये हो गया 19 और इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 4। ठीक है भाई, ये 19 हो गया और ये कितना हो गया 4। आपने भाव छोटे कर लिए हैं और उसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर लिया है। देखो भाई यहाँ तक की तो उम्मीद मैं आपसे बिल्कुल करता हूँ कि यहाँ तक तो आपने कर ही लिया होगा, जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक आप सभी लोग बिल्कुल प्रॉपर पहुँच गए होंगे। यहीं आकर के ब्लैंक होते हैं कि यार अब क्या करें। अगर ये प्रॉफिट परसेंट पूछता हमसे तो हम क्रॉस गुणा कर देते, 17 को 4 से और 19 को 4 से, और दोनों को कैलकुलेट करके हम प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस जो भी हो रहा है वो हम आराम से यहाँ पे बता सकते थे। लेकिन सर 22 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने आम बेचे? फिर से ध्यान दो, 22 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने आम बेचे, यानी मूल्य और मात्रा का रिलेशनशिप फिर से वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, आप एक बार आराम से इतना कर चुके हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से तसल्ली से सुनना भाई, मैं क्या बोलता हूँ जैसे जैसे बोलता हूँ उस फ्लो में मैनेज होने की कोशिश करना भाई आप। ठीक है, देखो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे मूल्य और यहाँ पे मात्रा। इस व्यक्ति ने 17 रुपये के कितने आम खरीदे? 4। और इस व्यक्ति ने 19 रुपये के कितने आम बेचे? 4। बोलो क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर से सुने एक बार, 4 आम खरीदे कितने के? 17 के। 4 आम बेचे कितने के? 19 के। फिर से सुने, 4 आम खरीदे कितने के? 17 के। 4 आम बेचे कितने के? 19 के। 17 रुपये के कितने आम खरीदे? 4। 19 रुपये के कितने आम बेचे? 4। 17 रुपये के 4 आम खरीदे, 19 रुपये के 4 आम बेचे। 4 आम खरीदे 17 के, 4 आम बेचे 19 के, यानी 4 आम बेचने पर 2 रुपये का लाभ होता है। आप फिर से टेक्निक समझ गए क्या? आप बहुत ध्यान से देखो मैंने क्या किया, उसको कॉन्सेप्ट में उतरने की कोशिश करो। 17 रुपये के 4 आम खरीदे और वही 4 आम बेच दिए 19 रुपये के, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 4 आम बेचने पर 2 रुपये का लाभ होता है। तो सर देखिए फिर समझिए, 2 रुपये का लाभ होता है कितने आम पर? 4 आम पर। 2 रुपये का लाभ होता है कितने आम पर? 4 आम पर। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आ गया है। अगर फिर से इसमें कई लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं फिर से एक बार इसको रिव्यू कर देता हूं, आप ठीक से समझ भी लीजिएगा भाई। ठीक है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ऐसे क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा भी आते हैं क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाने के लिए इनफ टू इनफ है भाई। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो जुगाड़ से चलते हैं उनको बेवकूफ़ बनाने में बहुत ईजी है। आप फिर से देखिए, 17 रुपये के 4 और फिर यहाँ देखिए 19 रुपये के 4। सर 17 रुपये के कितने आम खरीदे? 4। 19 रुपये के कितने आम बेचे? 4। सर 4 आम बेचने पर 2 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपये का लाभ होता है? 4 आम बेचने पर 2 रुपये का लाभ होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सिंगल कॉन्सेप्ट है। आप आराम से लिख सकते हो कि 2 रुपये का लाभ होता है कितने आम पर? 4 आम पर। तो 1 रुपये का लाभ होगा कितने आम पर? 2 आम पर। और हमारे क्वेश्चन का जो व्यक्ति है उसने कितने रुपए का लाभ कमाया है? 22 रुपये का। सर 1 रुपये का लाभ होता है 2 आम पर, तो 22 रुपये का लाभ होगा 22 गुणा 2, यानी कितने आम पर?
44 आम पर। एक बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन को फिर से आप बैक करके भी समझ सकते हो। मैंने काफ़ी इस पे जोर दिया है कि टेबल को किस तरह अरेंज करना है। 4 रुपए के 4 आम बेचने पर 2 रुपए का लाभ होता है। आप इसको आराम से सोचें, समझें, ट्राई करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा भी आते हैं। मैक्सिमम लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है जो अपन ने बड़े ईजी तरीके से सॉल्व कर दी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी हो चाहे छोटी, उसे पढ़ करके रिजॉल्व करना चाहिए। आप देख रहे हो सॉल्यूशन के नाम पे ज़्यादा कुछ हमने नहीं लिखा है, लेकिन जितना भी क्लियर लिखा है वो वेल इनफ है एग्जाम में करेक्ट आंसर निकालने के लिए। ठीक है भाई, आप आराम से इसे सॉल्व करें एक बार। देखो भाई, ये क्वेश्चन अपन ने जो सॉल्व किया है, उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक माइनर डाउट आपके दिमाग में जो उठ रहे हैं, मुझे पता है वो क्या डाउट्स हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि डेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में फिर से आपको एक छोटे से रूप के अंदर करके बताता हूँ, उसके लैंग्वेज में बोल दूंगा और क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखो मैंने पहले CP लिखा है और फिर लिखा है मैंने SP, यहाँ लिखा है मैंने मूल्य और यहाँ लिखी है मैंने मात्रा। ठीक है, क्वेश्चन ने कुछ ऐसा कहा है आपसे कि बड़े बड़े भाव नो डाउट उसने दिए हैं, लेकिन मैंने भाव काट करके क्या कर लिए हैं भाई, छोटे। तो यहाँ पे आ रहा है 15 रुपए के 7। ठीक है भाई, यहाँ पे अपने पास कितना आ रहा है 15 रुपए के 7 और यहाँ पे आ रहा है 19 रुपए के कितने भाई 7। ठीक है, एक व्यक्ति 15 रुपए के 7 की दर से आम खरीदता है और 19 रुपए के 7 की दर से आम बेच देता है। सभी लोगों को प्रॉपर इंडिकेट हो रहा होगा कि 7 आम पर कितने रुपए का लाभ होता है, 4 रुपए का लाभ होता है। देख रहे हैं भाई आप, 7 आम पर कितने रुपए का लाभ होता है, 4 का। ठीक है, तो फिर से पर्याय स्टार्ट कर सकते हैं। 4 रुपए का लाभ होता है कितने आम पर, 7 पर, तो 1 रुपए का लाभ होगा कितने आम पर, 7/4। और मान लो क्वेश्चन ने अगर ऐसा बोला है कि इस व्यक्ति ने 20 रुपए का लाभ कमाया है तो कितने आम बेचे हैं, तो देखो 20 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने आम बेचे जाएंगे, 7/4 गुणा कितना 20, तो ये 4 से कट गया 5 बार, तो टोटल उसने आम बेचे हैं कितने भाई 35। ठीक है, देखो एक फिर से क्वेश्चन मैंने सेम लिखा आपके सामने और आराम से क्वेश्चन फिर से सामने आ रहा है। फिर से देखो भाई, CP SP मूल्य और मात्रा, CP SP मूल्य और मात्रा, CP SP मूल्य मात्रा मैंने लिखे हैं। फिर से कोई बड़े बड़े भाव दे रखे हैं, XYZ कोई भी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। भाव अगर अपन ने काटे तो भाव कट के हो गए छोटे, 8 रुपए के 11। ठीक है भाई, भाव कट के क्या हो गए छोटे, 8 रुपए के 11 और फिर यहाँ हो गए 12 रुपए के 11। ठीक है, दोनों तरफ भाव मैंने मेंटेन कर लिया। 12 रुपए के कितने हो गए भाई 11। तो आप सबको फील हो रहा होगा कि सर यहाँ पे 11 आम बेचने पर 4 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 4 रुपए का लाभ होता है कितने आम पर, 11 आम पर। 1 रुपए का लाभ होता है कितने आम पर, 11/4। मान लो क्वेश्चन ने आपसे ऐसा पूछा है कि इस व्यक्ति ने, मान लो इस क्वेश्चन ने आपसे ऐसा पूछा है, इस व्यक्ति ने टोटल 24 रुपए का लाभ कमाया है तो कितने आम बेचे हैं। तो 24 रुपए का लाभ कमाने के लिए 11/4 गुणा कितना भाई 24, तो इसको कैंसिल करें तो 6। सर इसने टोटल 66 आम खरीदे हैं। ठीक है, कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर मुझे मेंशन करें। आराम से क्वेश्चन को समझें, आप वीडियो को बैकवर्ड में लेकर के वापस से भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन फिर से बोलता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब इतने मिनट से आप ये देख रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के नहीं जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जुगाड़ परस्त होते हैं, जुगाड़ से इसके आंसर नहीं आते हैं। आप सब ने इस क्वेश्चन को आराम से देखा, ये पहला एग्जाम्पल विद लैंग्वेज, 2 अदर एग्जाम्पल मैंने और दिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब मुझे जितना मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे पता है, आप में से मैक्सिमम, आप में से 1-2 नहीं, मैक्सिमम लोगों की एक सेम डाउट आ रही होगी कि सर देखो यहाँ भी 4 लिखा आपने और यहाँ भी 4 लिखा, सर यहाँ भी 7 लिखा और यहाँ भी 7 लिखा, सर यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, यानी ये तो मात्राएं हो गई सर समान। ठीक है, और हमारी जो किस्मत है ना वो किसी स्पेशल चीज़ से लिखी है, हमारे तो मात्रा समान नहीं आएगी, हमारी किस्मत बड़ी ख़राब है सर। आपने तो लिखा, आपके एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर भी हैं, 4-4 आप लिख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, और 7-7 आप लिख रहे हो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। सर 11 और 11 लिख रहे हो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमारे मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि अगर गलती से ये मात्राएँ अलग अलग हो गई
तो सर फिर क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा, क्या करें और क्या नहीं करें। ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है भाई, ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है। और ऐसे ही डर के आप क्या है क्वेश्चन से पीछे हट जाते हो। देखो डाउट बनाने के पहले मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूं कि चोंच खोलने से पहले सोच खुली होनी चाहिए आदमी की, कि पहले आप आराम से सोच लो, समझ लो कि हुआ क्या। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से एकदम से डरना नहीं है। ये डाउट बिल्कुल जेन्युइन डाउट है 4 4 7 7 11 11 कि सर अगर हमारी मात्रा समान नहीं हुई ना तो डेफिनेट हमसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको बिल्कुल डरने की क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल तसल्ली से सोच कर देखें कि जब क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा था 34 रुपये के 8, ठीक है भाई, 34 रुपये के 8, और दूसरा मैंने यहाँ लिखा था 57 रुपये के 12। तो देखो भाई 57 रुपये के 12 यही था अपना क्वेश्चन भाई। आप देखो मात्रा डेफिनेट अलग अलग ही दी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो मात्रा दी हुई है वो बिल्कुल अलग अलग ही दी हुई है, लेकिन जब आपने काट के भाव छोटा किया, जब आपने काट के भाव क्या किया, छोटा, तब जाके मात्रा इक्वल हुई है। यानी मात्रा तो आपको हमेशा अलग अलग ही मिलेगी। आप मेरी बात को समझे, मात्रा तो आपको हमेशा अलग अलग ही मिलेगी, लेकिन जब आप इसको काट के भाव छोटे कर लोगे अपने आप मात्रा आपकी बराबर हो जाएगी। आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। तो आपका जो ये डाउट है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है कि सर मान लो मात्राएं एकदम से दोनों बराबर हो गई, अगर मात्राएं दोनों एकदम से क्या हो गई, बराबर नहीं हुई, तो हमें क्या करना है। मैंने आपको बोला मात्रा हमेशा आपको अलग अलग ही मिलेगी, लेकिन जब आप काट के भाव को छोटा कर लेंगे तो डेफिनेट मात्राएं आपकी बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, अब जितना उम्मीद करता हूं अब आपको शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगे। पिछली बार भी एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार ये जो सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है या पैटर्न क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है भाई, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके साथ साथ दर के नए कॉन्सेप्ट और बताऊंगा बहुत ही जल्द। एक मैक्सिमम बड़ी प्रॉब्लम होती है बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से। आपको और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप शीट ले सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी यहाँ तक आप अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट फील करें। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैथ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट रहिए क्लासरूम के थ्रू या ऑनलाइन क्लासरूम के थ्रू। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि मैथ्स के क्वेश्चन एटलीस्ट आपके एग्जाम में बिल्कुल क्लियर होंगे। आप केवल मेरे फॉर्मूला को आप में केवल फंडा को आप यूज करते रहें। जो भी फंडा है, जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं, मैं गलती से बोल गया, फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं करना है, केवल कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके क्वेश्चन एक ईजी वे में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।